आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों आज भी इस देश के भीतर कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर विकास की बयार नहीं पहुंची। आज भी दोस्तों इस देश में कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर भारत की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा रहता है। लगभग 40% जनसंख्या वहां पर रहती है और फिर भी वहां पर विकास मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाया। दोस्तों आज मैं उन क्षेत्रों की बात करूंगा, उन राज्यों की बात करूंगा जहां केवल और केवल एक ही चीज नियमित रूप से होती है और वो है केवल चुनाव। चुनाव के लिए दोस्तों ये लोग आपके घर तक आएंगे, आपके दरवाजे खटखटाएंगे, आपको अपना मैनिफेस्टो पकड़ाएंगे, उसमें बड़े बड़े दावे और वादे होंगे। इसके अलावा अब तो कोरोना महामारी के दौर में ये लोग वर्चुअल रैली भी कंडक्ट करवाएंगे। आपने देखा हाल में ही किन राजनीतिक दलों ने वर्चुअल रैली भी की। लेकिन इसके बाद जब बाढ़ जैसे हालात आ जाएंगे, जब ऐसे हालात आ जाएंगे, जब प्राकृतिक आपदा दो राज्यों पर आ गई है जिसमें मैं आज बात करने जा रहा हूं, असम और बिहार की, तो यहां पर आपको कोई भी ऐसा नेता, कोई भी ऐसा मंत्री, संतरी, सरकारी अधिकारी, ब्यूरोक्रेट कोई भी आपको नहीं दिखेगा। यहां पर दोस्तों बात आज मामूली और मजबूरी के बीच फंस जाती है। दरअसल जो लोग सरकारी आवासों में रहते हैं, जो लोग तमाम सुविधाओं को लेते हैं, एक फोन कॉल के बाद उनके पास सभी चीजें तुरंत आ जाती हैं, उन्हें कभी भी उस गरीब आदमी का, उस बेघर हुए व्यक्ति का दुख कभी समझ में नहीं आएगा। दोस्तों आज सबसे पहले हम बात करेंगे कि जिस प्रकार से नेपाल में जब बारिशें हो रही हैं, उसके बाद वहां पर बाढ़ जैसे हालात हैं और उसके बाद जब नेपाल से जो हिमालयन रिवर्स भारत के भीतर आती हैं, जब वो नदियां, तो भारत में भी वो नदियां उफान पर चल रही हैं और जिसके कारण बिहार और मुख्य तौर पर अगर बिहार की बात करें तो सीमांचल का जो क्षेत्र है, यानी उत्तरी बिहार का जो क्षेत्र है, वो सर्वाधिक तौर पर प्रभावित हुआ है। और इसी के साथ साथ पूर्वोत्तर में असम, पूरा असम आप मान के चलिए, क्योंकि असम में 33 जिले हैं और 33 में से 27 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। तो वहीं कुछ इलाका उत्तर प्रदेश का भी प्रभावित हो रहा है, तो वहीं कुछ और इलाका अरुणाचल प्रदेश का भी प्रभावित हो रहा है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार की। अगर मैं दोस्तों बिहार के कुछ जिलों की बात करूं तो यहां पर जिले या इलाकों की अगर मैं बात करूं तो किशनगंज, पूर्वी चंपारण, सुपौल, गोपालगंज, फारबिसगंज, मधेपुरा, मधुबनी, शिवहर, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, मिथिलांचल, तिरहुत, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, पलासी, ऐसे तमाम दोस्तों ये जिले हैं या इलाके हैं या जहां पर सैकड़ों गांव और दर्जनों शहर, सैकड़ों गांव दोस्तों, और ये इनकी संख्या हजारों में भी है। तो इतने सारे, इतनी बड़ी संख्या में गांव और शहर जलमग्न हो चुके हैं। नदियां यहां पर उफान पर चल रही हैं दोस्तों। प्रमुख तौर पर जो नदियां, जिन नदियों का यहां पर जल स्तर बढ़ गया है, उनमें 9 नदियां शामिल है, जिसमें गंगा शामिल है, कोसी, गंडक, बागमती, ये तमाम उन प्रमुख नदियों में से एक। इसी के साथ साथ दोस्तों कुछ सहायक नदियां भी इसमें शामिल हैं, जिसमें अधवारा, महानंदा, इसका नाम है लखनदेई, घाघरा। इन तमाम नदियां का जो जल स्तर है, तमाम नदियों का जो जल स्तर है वो भी उफान पर चल रहा है दोस्तों, खतरे के निशान से बढ़ गया है। ऐसे में दोस्तों एक आंकड़ा आपको मैं और देना चाहूंगा। सबसे पहले वो आंकड़ा ये है कि 16 जून तक की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो बिहार के 14 इलाकों में जो ये नदियों के मैंने नाम लिए, ये नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हालांकि इंडिया सेंटर फॉर वाटर कमीशन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार कुछ इलाकों में नदियों का जो जल स्तर है वो नीचे की तरफ आ रहा है, यानी वहां पर स्थिति वापस सामान्य हो रही है। लेकिन अभी भी कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी भर चुका है। और दोस्तों सबसे ज्यादा दुखद बात यह है कि अगर यहां पर बाढ़, सभी को पता है दोस्तों ये बात कि बिहार में जो उत्तरी बिहार का इलाका है, वहां की लगभग 76% आबादी हर साल, हर वर्ष बाढ़ के खतरे की आवृत्ति में रहती है। और ऐसे में दोस्तों हर वर्ष बाढ़ आ जाती है और तैयारियां नहीं होती हैं, बल्कि जब तक सरकारी महकमे के लोग इस बात का मूल्यांकन करते हैं, इस बात का विश्लेषण करते हैं कि बाढ़ के बाद कितना नुकसान हुआ, उतने समय में, जितना समय वहां लगता है उतने समय में एक बार और बाढ़ आ जाती है। और ये कहानी दोस्तों आपने पिछले वर्ष भी देखी होगी कि जब स्वयं
उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी साहब को भी उनके घर से रेस्क्यू करना पड़ गया था, इतना पानी भर गया था। इसी के साथ साथ दोस्तों राजधानी पटना की तस्वीरें भी आपको आपके जहन में ताजा होंगी, जब पिछले वर्ष वहां पर भी बाढ़ का पानी पूरे शहर में भर गया था। पटना स्मार्ट सिटी में की सूची में भी शामिल है। तो क्या शहर, क्या गांव, क्या बड़े लोग, क्या छोटे लोग, इन सबको बाढ़ ने लगातार अपने चपेटे में लिया है। इसी के साथ साथ दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वर्तमान में हजारों गांव, शहर तो प्रभावित हैं ही, लेकिन 2 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों अब बात थोड़ी असम की कर लेते हैं, क्योंकि असम में भी लगातार ब्रह्मपुत्र नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। यहां पे दोस्तों क्या हो रहा है कि नागांव, गोलपारा, डिब्रूगढ़, मोनगांव, दरांग, धेमाजी, धुबरी, कोकराझार, लखीमपुर, बारपेटा, बक्सा, ये तमाम दोस्तों ऐसे कुछ जिले हैं। उन 33 जिलों में से 27 जिले, कुछ के मैंने नाम आपके सामने लिए, जहां पर लगातार बाढ़ का कहर अभी भी बढ़ता जा रहा है। और आने वाली स्थिति में मौसम विभाग के अनुसार भी असम में जो हालात है वो और ज्यादा गंभीर होंगे। अभी और ज्यादा बारिशें वहां पर होंगी, मूसलाधार बारिशें होंगी। अब दोस्तों बात करना चाहूंगा सबसे पहले मैं एक घटना की, जो कि आपने अभी हाल ही में दोस्तों देखी होगी बिहार में। दरअसल बिहार में एक पुल है जो कि गोपालगंज जिले में है। इसका नाम है 70 घाट पुल। इसकी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और दोस्तों ये पुल 8 साल से बन रहा था, 2012 में इसको पास किया गया था, तब से ये बन रहा है। और इसके बाद दोस्तों इसी वर्ष 16 जून को इसका उद्घाटन किया वर्चुअल तरीके से स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। और उसके बाद केवल 29 दिनों के भीतर ये 264 करोड़ की कुल लागत का प्रोजेक्ट बह गया। लेकिन सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि कई जगह आप ये देख रहे होंगे कि ये पूरा पुल बह गया है। ये पूरा पुल नहीं बहा है। दरअसल इस पुल का एक कनेक्टिंग रोड यानी मुख्य मार्ग जो है उसको जोड़ने वाले, अप्रोच करने वाला एक पुल है, क्योंकि इस पुल से संबंध रखने वाले 3 अन्य पुल और बनाए गए। उनमें से एक पुल का हिस्सा गंडक नदी के बहाव के कारण कट गया, यानी टूट गया, बह गया वो नदी में। अब दोस्तों अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि अगर आप सरकार से या बैंकों से लोन लेते हैं महज कुछ लाखों का, और अगर आप उसको नहीं पे कर पाते हैं, तो उसके बाद अगर आप किस्त भी नहीं दे पाते हैं ना 1 महीने, तो आप तुरंत सरकार और बैंक के अधिकारी आपके घर आ जाते हैं। तो क्या इन लोगों से भी, जो सरकार है, क्या उससे भी हमारा यह हक नहीं है कि आप जो टैक्स के पैसों से ब्रिज बना रहे हैं, आप जो सेतु बना रहे हैं, आखिर उसकी गारंटी कितनी है? क्योंकि ये पुल, गनीमत ये रही कि जब ये पुल गिरा तो इस समय कोई मौजूद नहीं था वहां पर और किसी की मौत नहीं हुई। नहीं तो अगर किसी की मृत्यु हो जाती तो और ज्यादा गंभीर विषय हो जाता ये। लेकिन आज सही में पूछना जायज है कि क्या इसमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल के नाम पर सीमेंट या रेता नहीं भरा था, बल्कि इसमें भ्रष्टाचार भरा था या इसमें लालच भरा हुआ था? और सरकारी अधिकारी लगातार इस पर लीपापोती करने को आमादा है। प्रशासन सो रहा है, सरकार जिसके भीतर है, जिसके अंडर है, जिसके नेतृत्व में चल रही है, जिनको सुशासन बाबू कहा जाता है, वो कुशासन में डूबे पड़े हैं। अब दोस्तों समझने वाली बात यह है कि बिहार में इतने सारे लोग विस्थापित हो चुके हैं बाढ़ के कारण, और सरकार कोई मदद नहीं कर रही है। कुछ मैंने रिपोर्ट्स देखी, वहां पर लोग बेहोश हो रहे हैं, रो रहे हैं, कह रहे हैं कि एक बार कोई अधिकारी आया था, उन्होंने थोड़ा सा 200 ग्राम दाल और कुछ 1 किलो चावल दे दिया था, और उसके बाद कभी उन्होंने सुध ही नहीं ली। और ये उस राज्य में हो रहा है जहां पर लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि कोरोना का विस्फोट भी आने वाले समय में बिहार में दिखे। और जिस प्रकार की बिहार की स्वास्थ्य सेवाएं हैं, वहां पर स्वास्थ्य जो अस्पताल है, जिस प्रकार से ये तस्वीरें, एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों, ये यकीनन हम सब के ऊपर शर्मिंदगी है और सरकार को तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। ये अस्पताल आप देख रहे हैं दोस्तों, जहां पर एक डॉक्टर एक रिक्शे पर चलकर कोविड सेंटर में जा रहा है, सुपौल की तस्वीर है। सोचिए आप, सलाम है इस डॉक्टर को जो कि कोविड-19 का इलाज करने के लिए, अपनी ड्यूटी निभाने के लिए, सेवा भाव के लिए ये जा रहा है मरीज का इलाज करने। लेकिन देखिए किस प्रकार से जा रहा है, पूरा जलमग्न हो चुका है, ठहरा हुआ पानी। और सबसे बड़ी बात होती है कोविड-19 में कि आप साफ सफाई रखें, और यहां पर स्थिति क्या है आपके सामने है। दोस्तों एक बात का जिक्र और मैं करना चाहूंगा, थोड़ा सा आपको असम की तरफ लेके जाऊंगा कि असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, बहुत ही प्रसिद्ध, आपने सुना है वहां पर। और इसी के साथ साथ मानस बर्ड सेंचुरी भी है वहां पर। उन दोनों जो नेशनल पार्क्स हैं, यहां पर 60 से ज्यादा जानवरों की मृत्यु हो गई है और 100 से अधिक जानवरों का रेस्क्यू भी किया है। यानी पशु, पक्षी, इसी के साथ साथ आम इंसान सब इससे प्रभावित हैं।
इसी के साथ साथ दोस्तों असम की स्थिति भी ज्यादा अच्छी नहीं है और असम में भी हजारों गांव प्रभावित हुए हैं बाढ़ से और आने वाले समय में स्थिति और खराब हो सकती है। असम की दोस्तों अगर बात आई है तो असम में दोस्तों एक एमएलए है, एक विधायक है जिनका नाम है मृणाल सैकिया। ये वीडियो आप इस समय जो अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं वाकई में ये दिखाता है कि जनप्रतिनिधि क्या होता है। देखिए किस प्रकार से ये खुद पानी में कूदे हैं और ये उन जो लोग फंसे हुए थे उनको एनडीआरएफ की टीम के साथ मिलकर उनका रेस्क्यू कर रहे हैं। ये होता है लोकतंत्र, ये होता है जनप्रतिनिधि जो आपकी रक्षा के लिए स्वयं ग्राउंड जीरो पर आकर, ये नहीं कि फोटो सेशन करवाता है बल्कि ग्राउंड जीरो पर आकर, ये जो एमएलए साहब है ये खुमताई असम से ये एमएलए है मृणाल सैकिया इनका नाम है। एक बार नाम आप याद रख लीजिए कि ये देखिए किस प्रकार से सेवा भाव के साथ जनमानव की सेवा कर रहे हैं। तो इनको बहुत बहुत सलाम है, नमन है कि ये इनके जज्बे के लिए, इनके हौसले के लिए, इनके उत्साह के लिए। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको अब अंतिम चरण में आपको लेके चलना चाहूंगा। यहां पे मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि देश में जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं या फिर जो उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं वहां पर लगातार स्थिति खराब होती है। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो गोरखपुर और बलिया जिले में भी घाघरा नदी सीवियर फ्लड सिचुएशन में बह रही है, यानी उसमें भी बाढ़ आ सकती है। गोरखपुर में दोस्तों राप्ती नदी है जो कि खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी स्थिति, जो पूर्वांचल का इलाका है, जो बिहार से लगता हुआ इलाका है, वहां पे भी स्थिति गंभीर हो सकती है। ऐसे में दोस्तों रेस्क्यू सेंटर्स तो बनाए गए हैं, बिहार में भी बनाए गए हैं, कई विस्थापितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। लेकिन आखिर में जो ये तस्वीरें आज मैंने आपको दिखाई है, हर एक तस्वीर एक कहानी बयान करती है, वो त्रासदी की कहानी बयान करती है कि किस प्रकार से इस देश के भीतर गरीब होना कितना बड़ा अभिशाप है। वो नेता, वो मंत्री, वो संतरी तो अपने अपने राजभवनों में, अपने अपने सरकारी जो उनके घर हैं, अलॉट किए हैं बंगले, वहां पर सुरक्षित हैं। लेकिन इन लोगों को आप कैसे सुरक्षित करेंगे और इन लोगों के सामने आप किस मुंह से ये बात कहेंगे कि आप अपने घर में रहिए? क्योंकि बिहार में याद रखिएगा दोस्तों कि 16 जुलाई से 31 जुलाई के बीच लॉकडाउन भी है। और इन लोगों को कैसे आप कहेंगे कि आप अपने घरों में रहें ताकि कोरोना से आप बचें, जिनका घर नहीं है, जो नाव पर चलने को मजबूर है। आप जानते हैं दोस्तों कि ये लोग असम में भी और बिहार में भी जब नेपाल से पानी छोड़ा जाता है, नेपाल के कारण, तो ये प्राकृतिक आपदा है, ठीक है, हम बारिश को भी नहीं रोक सकते, लेकिन कम से कम ऐसे प्रबंध तो कर सकते हैं जिसके बाद हम उन विस्थापितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाएं, उन्हें खाना मुहैया कराएं। आज उन लोगों को मुआवजा तक नहीं मिलता है। सैकड़ों करोड़ रुपए और हजारों करोड़ रुपए बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए जारी कर दिए जाते हैं, आवंटित कर दिए जाते हैं, लेकिन वो धनराशि नेताओं की जेब में ही जाती है और उसके नीचे फिर ब्यूरोक्रेट और नीचे धीरे धीरे चपरासी तक सरकारी महकमे में वो पैसा बच जाता है और सरकार और जनता के पास केवल और केवल इतना पहुंचता है। ये स्थिति चेंज करने की आवश्यकता है दोस्तों। और बिहार, असम, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर कोरोना और बाढ़ का दोहरी मार पड़ी है। तो यहां पर सरकारों को भी, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, चुनाव से ऊपर हटके, राजनीतिक दलों को स्वयं के हित को ऊपर देख के, ऊपर हटके इनकी मदद करनी चाहिए, जन सेवा करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते, नमस्कार।